हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो लास्ट वीडियो में हम स्टोरेज के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रोसेसिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रोसेसिंग के बारे में। तो स्टोरेज में हमने देखा था कि हमारा मास्टर नोड जो होता है वो नेम नोड होता है, और वो अपने स्लेव नोड्स यानी डेटा नोड्स को असिस्ट करा के स्टोरेज कराता है, और किस तरीके से हार्ट बीट जाती है सब कुछ मैनेज होता है। तो जब हम प्रोसेसिंग कराते हैं तो प्रोसेसिंग में हमारा जो होता है, कौन होता है मास्टर नोड? प्रोसेसिंग में हमारा मास्टर नोड होता है जॉब ट्रैकर। ठीक है। और इसके स्लेव नोड्स कौन से होते हैं? टास्क ट्रैकर्स। ठीक है। अब हमारा कमोडिटी हार्डवेयर तो सेम ही रहेगा, बस हमारे यहाँ पे जो स्लेव नोड्स है इनको हम टास्क ट्रैकर बोलेंगे। हमारा वो जो क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स है वो तो सेम ही रहता है। ठीक है। क्लस्टर्स तो हमारा सेम ही रहता है। जब जॉब ट्रैकर हमारी प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट लेता है तो टास्क ट्रैकर्स वहां पे काम आते हैं बेसिकली। ठीक है। ये जो है जॉब ट्रैकर इनको असिस्ट करता है टास्क ट्रैकर्स को टू परफॉर्म द टास्क। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है। तो कैसे सब कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम जब स्टोरेज कर रहे थे, जब हमारा क्लाइंट स्टोरेज करने आता था, तो ये स्टोरेज वाली रिक्वेस्ट कौन कैच करता था? वो नेम नोड कैच करता था, है ना। अब हमारा डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है। अब हमारा जो क्लाइंट है वो कुछ प्रोसेसिंग करने चाह रहा है, कुछ क्वेरी लिख कर आता है। इमेजिन कीजिए कि, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। हमारा क्लाइंट जो है वो प्रोसेसिंग करना चाह रहा है, बेसिकली वो कोई क्वेरी लिखता है, एसक्यूएल क्वेरी समझ लीजिए। ठीक है। और उसका जो कोड है ना वो कुछ 20 KB का है। ठीक है। और वो इसको किस पे एग्जीक्यूट करना चाहता है? text.txt पे इसको एग्जीक्यूट करना चाहता है। ठीक है। इस वाले कोड को, ये वाली क्वेरी को text.txt पे वो एग्जीक्यूट करना चाहता है। अब ये जो text.txt जो है ये हमारे उसके लोकल सिस्टम में तो है नहीं, उसने कहाँ स्टोर किया हुआ? हडूप आर्किटेक्चर पे स्टोर किया हुआ है। ये हम सब लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे वो डेटा स्टोर होता है हडूप आर्किटेक्चर में, नेम नोड कैसे कैच करते हैं, डेटा नोड्स कैसे उसको स्टोर करते हैं। ठीक है। अब वो जो है वो स्टोर डेटा को, या तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो स्टोर डेटा के पास ये कोड को लेके जा सकते हैं, या फिर पूरा जो डेटा है अपने लोकल सिस्टम में वापस ला सकता है, ताकि वो अपनी क्वेरी जो है वो रन कर पाए और अपना रिजल्ट निकाल सके। ठीक है। तो अब क्या बेनिफिशियल है बेसिकली? या तो हम अपना कोड ले जाएं या अपना डेटा वापस ले आए, क्योंकि हमें तो रिजल्ट चाहिए भाई। तो फिर बेसिकली डेटा को अपने लोकल सिस्टम में हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने उसको हडूप आर्किटेक्चर पे स्टोर किया, है ना। तभी हमने एचडीएफएस पे इसको स्टोर किया। तो इसलिए हम हमारा जो कोड है ना, जो हम क्वेरी रन करना चाह रहे हैं अपने पूरे डेटा को, डेटा पे, वो हम किसके पास लेके जाएंगे? वो हम अपने हडूप आर्किटेक्चर के पास ही लेके जाएंगे। तो ये कौन सी रिक्वेस्ट होगी? प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हो गई। इसमें हम स्टोरेज नहीं करना चाह रहे, इसमें हम प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं कि हमारा जो डेटा स्टोर्ड है उसमें हम क्वेरी रन करना चाह रहे हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट होती है हमारा नेम नोड ना कैच करके जॉब ट्रैकर नोड कैच करता है, और ये हमारा मास्टर नोड होता है ना। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो मास्टर नोड के पास क्या रिक्वेस्ट आएगी, क्या रिक्वेस्ट कैच करेगा? बेसिकली क्लाइंट लेके जाएगा कि ये मेरी क्वेरी है, ठीक है, जिसका साइज है 20 KB, और ये text.txt आपके पास डेटा स्टोर्ड है, मैं उस पर ही रन करना चाहता हूँ। मैं इस फाइल के नाम से पहले डेटा स्टोर कर चुका हूँ, और अब मुझे इस पे ये क्वेरी रन करनी है। तो जॉब ट्रैकर ये रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो उसके पास ये रिक्वेस्ट आ गई, बेसिकली थोड़ा सा इधर ले जाता है। ठीक है। तो उसके पास ये रिक्वेस्ट आ गई कि 20 KB का कोड है, ठीक है, और उस पे text.txt जो है उस पे रन करना चाह रहे हैं हम। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो है हमारा किसके पास इंफॉर्मेशन आई है? हमारी जॉब ट्रैकर के पास इंफॉर्मेशन आई है कि क्वेरी रन होनी चाहिए, क्वेरी की रिक्वेस्ट उसने कैच कर दिया। अब उसके पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है text.txt के बारे में, है ना वो डेटा नोड्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। डेटा नोड्स को वो डायरेक्टली एक्सेस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि मास्टर नोड जो है वो सिर्फ अपने स्लेव नोड को एक्सेस कर सकता है, दूसरे के स्लेव नोड को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन मास्टर नोड आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। तो जॉब ट्रैकर किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली किसके पास जाएगा? नेम नोड के पास जाएगा। ठीक है। क्योंकि नेम नोड के पास तो क्या होता है? मेटा डेटा होता है। ये सब हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है या फिर कुछ क्लियर नहीं, तो आप इसको लास्ट वीडियो में जाके देख कर आइए कि मेटा डेटा होता क्या है। ठीक है। तो वो नेम नोड के पास जाएगा, ठीक है, और नेम नोड से बेसिकली पूछेगा कि क्या हमारे पास text.txt नाम की कोई फाइल है। ठीक है। अगर है तो इसमें हम क्वेरी रन करना चाह रहे हैं, पहले मुझे बताओ कि text.txt की नाम की फाइल है। तो नेम नोड अपने उसमें डेटा में छाटेगा और बोलेगा हाँ जी text.txt नाम की फाइल है, ठीक है,
ये उसका मेटा डेटा रहा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये इसका मेटा डेटा है जिसका नाम text.txt की है, इसका साइज 300 MB है, ठीक है। इसकी ये ऐसे हमने इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है, 1.txt, 2.txt, 64 MB की। ये इनके डेटा नोड्स हैं जहाँ पे ये स्टोर्ड है, 5.txt जो कि 44 MB के जो बच रहा था हमारा, ठीक है, ये भी 3 इसमें स्टोर्ड है। ये पूरा मेटा डेटा वैसा का वैसा जो है, ये हमारा नेम नोड किसको भेज देगा, ये भेज देगा हमारा इसको जॉब ट्रैकर को। तो ये मेटा डेटा हमारा किसके पास चला जाएगा, जॉब ट्रैकर के पास चला जाएगा। इसको कौन रिसीव करेगा, जॉब ट्रैकर रिसीव कर लेगा थ्रू नेम नोड, ठीक है। जॉब ट्रैकर ने हमारा मेटा डेटा जो है वो रिसीव कर लिया, ठीक है। तो फिर मतलब जॉब ट्रैकर के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि हाँ जी text.txt नाम की भी फाइल है जिसका साइज 300 MB है, और उसको पता लग गया कि वो किस तरीके से इनको एक्सेस कर सकता है 1 2 3, ठीक है। अब ये जो हमारी प्रोसेसिंग करने वाले हैं ना, ये वाले इस सिस्टम में जो हमारी प्रोसेसिंग होगी वो डेटा नोड ना करके टास्क ट्रैकर जो है वो प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। तो टास्क ट्रैकर कैसे प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 2.txt 3 सिस्टम्स में स्टोर्ड है। हम रेप्लिकेशन के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं ऑब्वियसली। तो हमारा जो जॉब ट्रैकर होता है ना, वो ऐसे नहीं कि अंधाधुंध किसी भी टास्क ट्रैकर को असाइन कर रहा है अपनी क्वेरी रन करने के लिए, ठीक है। वो उसी टास्क ट्रैकर को क्वेरी असाइन करेगा जो उसके नियरेस्ट है। तो बेसिकली होगा क्या, इसको अच्छे से समझते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन होगी। तो समझ लीजिए ये मेरा टास्क ट्रैकर है, ठीक है, ये मेरा सिस्टम 1 है जहाँ पे मेरा 1.txt स्टोर्ड है, ठीक है। और ये मेरा सिस्टम 2 है यहाँ पे, फिर मेरा कौन सा था हमारा सिस्टम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 में भी है हमारा 1.txt, ठीक है। रेप्लिकेशन तो है ही ऑब्वियसली, है ना, 1.txt। और 3 में भी है हमारा 1.txt। एक बार 1.txt को लेके ही समझते हैं। ये हमारा एक ब्लॉक है text.txt का जो कि स्टोर्ड है यहाँ पे। अब हमने इस पे प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट तो बेसिकली हम सब पे करेंगे, ठीक है, सब पे प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट रन करेंगे तभी तो हमारे पास पूरा आउटपुट आएगा क्वेरी का, है ना। ऐसे थोड़ी ना कि एक पे रन किया और भैया भेज दिया आउटपुट, दैट वुड बी रॉन्ग, राइट। तो हमारा क्लाइंट भी कहेगा कि मेरा तो डेटा इतना सारा था और आउटपुट आधा अधूरा सा आ रहा है। तो हमें सारे ब्लॉक्स पे ये अपना क्वेरी रन करनी पड़ेगी, है ना। तो समझ लीजिए अब हमारा अभी हम 1.txt को लेके चल रहे हैं कि इस पे हम क्वेरी रन करने वाले हैं। तो उसके फॉर्मेट को समझते हैं कि बेसिकली क्वेरी रन कैसे होने वाली है। अब यहाँ पे 3 रेप्लिकेशन है, 1 2 3, ठीक है। तो हमारा जो जॉब ट्रैकर है ना, वो किसको टास्क ट्रैकर, वो कौन सा टास्क ट्रैकर लेगा, 1 वाला लेगा, 2 वाला लेगा, 3 वाला लेगा, किसकी कैसे डिसाइड होगा, ये पता कैसे डिसाइड होगा, ये होगा कि जॉब ट्रैकर के सबसे नियरेस्ट टास्क ट्रैकर कौन सा है, जो उसके सबसे ज्यादा नियरेस्ट होगा, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे पूरा फीजिबल नहीं है कि दिखाना कि कैसे कौन सा किसके नियरेस्ट है। इमेजिन कर लीजिए कि जो सेकंड वाला टास्क ट्रैकर है वो सबसे नियरेस्ट है, ठीक है, हमारे जॉब ट्रैकर के। तो इसलिए ये जो जॉब ट्रैकर है ना, ये सेकंड वाले टास्क ट्रैकर को बोलेगा कि तुम्हारे पास 1.txt की एक रेप्लिका फाइल तो है ना, इस पे क्वेरी रन कर दो, ठीक है। तो जॉब ट्रैकर जो है अपने स्लेव को यानी टास्क ट्रैकर को ये कमांड देगा कि ये जो क्वेरी मैं भेज रहा हूँ ये अपने इस पे रन कर लो, तुम्हारे पास 1.txt तो है ही अपने लोकल सिस्टम में, है ना, इस पे ये रन करो और आउटपुट भेजो मुझे, ठीक है। तो ये जो होगा ना हमारा, ये जो फर्स्ट वाला वो 1.txt अपने नियरेस्ट वाले को असाइन करेगा, ये मैपिंग होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, मैपिंग। ये हमारा प्रोसेस क्या होता है, मैपिंग का। तो ऐसी कितनी मैपिंग्स होने वाली है हमारी, ठीक है। वो हर बार अपने नियरेस्ट वाले को बोलेगा। जैसे अब 2.txt है, ठीक है, 2.txt 4 5 6 में है। अब फिर से जो है जॉब ट्रैकर वो डिसाइड करेगा कि 4 नियर है, 5 नियर है या 6 नियर है उसके। तो उसको पता लगता है कि चलो अरे 5 जो है वो मेरे नियर है, ठीक है। तो 2.txt में मतलब 2.txt के 3 रेप्लिकास है, एक 4 में भी, एक 5 में भी, 6 में भी है। तो वो 4 को बोलेगा, फिफ्थ वाले टास्क ट्रैकर को बोलेगा जो उसके नियरेस्ट है कि तुम जरा इस पे क्वेरी रन करो, ठीक है, फिफ्थ वाला, क्योंकि तुम नियरेस्ट हो, तुम जल्दी आउटपुट दोगे मुझे। ऐसे ही ये हर बार सारे जो हमारी ये ब्लॉक्स बने हैं हर एक को एक एक टास्क ट्रैकर को ये काम असाइन होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कितनी मैपिंग्स होंगी, बेसिकली कितनी बार ये रन होगा, ठीक है, कितनी टास्क ट्रैकर्स वो काम असाइन करेगा, जितने मेरे इनपुट स्प्लिट्स है ना, 1.txt 2 3 4 5, तो यानी 5 मैपिंग्स होने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है जो हमें नोट डाउन करनी है कि 5 मैपिंग्स होगी। बेसिकली कितनी मैपिंग्स होती है, जितने हमारे इनपुट स्प्लिट्स हैं, बेसिकली कितने हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जिससे हमारा text.txt बना, यानी कितने 64 MB के ब्लॉक्स हैं
उतनी बार हमारी क्वेरी जो है वो रन होगी, उतनी बार हमारी मैपिंग होगी, उतनी बार मतलब हमारा जो जॉब ट्रैकर है वो टास्क ट्रैकर्स को इतने टास्क ट्रैकर्स को वो काम असाइन करने वाला है, 5 को, क्योंकि 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये 5 पार्ट्स में जो है ये डिवाइडेड है और ये इनको असाइन करेगा। असाइन करते करते जैसे जैसे जिसका काम कंप्लीट होता जाएगा तो ये जो है रिपोर्ट बैक करता जाएगा कि जी हमने क्वेरी रन कर दी है फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे हो गई, जिस जिस टास्क ट्रैकर को जो जो असाइन है वो अपनी रिपोर्टिंग बैक करेगा किसको, अपने मास्टर नोड को यानी जॉब ट्रैकर को, और बताएगा कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, क्वेरी रन हो चुकी है। अब हमारे पास जो क्वेरी आएगी, ठीक है, वो हमारे पास 1.txt का कुछ आउटपुट आएगा, जैसे 1 का आउटपुट आएगा, 1 डॉट आउटपुट लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 2 का कुछ आउटपुट आएगा, 2 डॉट आउटपुट, है ना। ऐसे 3 का 3 डॉट आउटपुट, 4 डॉट आउटपुट, और ऐसे 5 का डॉट आउटपुट, ठीक है। अब ये आउटपुट जो है ये 1 जब हमने एक वाले ब्लॉक पे रन किया तो उसकी क्वेरी का आउटपुट ये है, सेकेंड वाली ब्लॉक पे जब रन किया तो ये है, ऐसे ऐसे हमारे पास 5 आएंगे ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि 5 मैपिंग्स थी हमारी, है ना। तो हमारे पास जो ये 5 मैपिंग्स के आउटपुट आ रहे हैं इनको मुझे कंबाइन भी तो करना पड़ेगा, है ना। मैं अपने क्लाइंट को ऐसे आधा अधूरा आउटपुट थोड़ी दूंगी कि 1 का ले लो, ये 2 का, ये 3 का है। मेरा जो क्लाइंट है वो तो गुस्सा हो जाएगा, वो तो कुछ कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाएगा कि किसका आउटपुट पढ़ू किसका ना पढ़ू। तो इनको कंबाइन करने का जो प्रोसेस होता है इसको मैं बोलती हूँ रिड्यूसिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जो है पूरी मैप रिड्यूसिंग होती है, 5 मैपिंग्स होगी और फिर ये डेटा रिड्यूस होके पूरा एक डेटा बन के आएगा, ठीक है, जॉब ट्रैकर के पास। और जो कि जॉब ट्रैकर फिर इसको रिपोर्ट करेगा, ये अपने क्लाइंट को रिपोर्ट करेगा कि ये आ गया आपका क्वेरी का रिजल्ट, ठीक है, ये आया है क्वेरी का रिजल्ट, पूरा कंबाइन होके इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग। तो मैप रिड्यूस हमारा यही था पूरा कि पहले हमने मैपिंग करी। मैपिंग हम कैसे कर रहे हैं कि हर एक टास्क ट्रैकर को हम नियरेस्ट जो टास्क ट्रैकर है उसको हम अपना टास्क मैप करेंगे, ठीक है, वो अपनी प्रोसेसिंग करेगा। बेसिकली सारा काम कौन करने वाला है, ये टास्क ट्रैकर ही करेगी प्रोसेसिंग, यही क्वेरी जो है रन करेंगे अपने पूरे कोड पे, क्योंकि इन्हीं के पास तो वो कोड है 1.txt, 2 वाला, 3 वाला, जो भी है, ठीक है। और यही जो है आउटपुट पूरा निकाल के अपने जॉब ट्रैकर को सेंड करेंगे और जॉब ट्रैकर जो है ये इसको कंबाइन करके क्लाइंट को वापस करेगा, ठीक है। और इसी को हम पूरा बोलते हैं मैप रिड्यूसिंग। तो आई होप आपको मैप रिड्यूसिंग थोड़ी बहुत ही क्लियर होगी कि कैसे एक्चुअली में सब कुछ काम हो रहा है। एंड एक चीज हमें और नोट डाउन करनी है कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि डेटा नोड जो है वो अपनी हार्ट बीट किसको सेंड करते हैं, नेम नोड को, है ना, क्योंकि ये इसका मास्टर है। क्योंकि नेम नोड को ट्रैक रखना पड़ता है कि भैया सारे डेटा नोड जिंदा है कि नहीं, सब एक्टिव है कि नहीं, सब डेटा ढंग से स्टोर कर पा रहे कि नहीं। इसी तरीके से टास्क ट्रैकर, जब जॉब ट्रैकर जो है वो टास्क ट्रैकर को अपना काम असाइन कर चुका है ना, तो टास्क ट्रैकर्स को भी हर वक्त कुछ कुछ इंटरवल बाद अपनी हार्ट बीट सेंड करनी पड़ती है, इन रिगार्ड ऑफ दी फैक्ट कि वो अभी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब अभी मैपिंग हुई है नहीं हुई, सारे टास्क ट्रैकर्स को रिपोर्ट करता रहना पड़ता है, यानी हार्ट बीट सेंड करती रहनी होती है किसको, जॉब ट्रैकर्स को, ठीक है। और अगर ड्यूरिंग जब प्रोसेसिंग चल रही है, बेसिकली इसको इरेज कर देता है ताकि थोड़ा क्लियरली समझा सकूं मैं। तो क्या होता है, जब ये बार बार हार्ट बीट तो सेंड होती ही रहेगी, है ना, वो तो इन रिगार्ड ऑफ द फैक्ट कि अभी मैपिंग हुई है कि नहीं हुई है, हार्ट बीट तो जाती रहेगी इन सब की, ठीक है। अब ये हार्ट बीट जॉब ट्रैकर जो है वो रिसीव करता जाएगा, उसको पता लगता रहेगा कि हाँ जी टास्क ट्रैकर जो है वो सही काम कर रहे हैं। अब इस सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि ड्यूरिंग दी एक फैक्ट आते हैं कि जैसे कि कोई पॉइंट आता है कि जब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यानी कि जब हम मैपिंग कर चुके हैं, जैसे कि टास्क ट्रैकर 1 को हम टास्क असाइन कर चुके हैं कि तुम्हें 1.txt पे प्रोसेसिंग करनी है ना, ये तो हम बात कर चुके हैं। लेकिन टास्क ट्रैकर जो होता है वो तभी डाउन हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो ये तो डिफिकल्टी हो जाएगी, है ना, तो हमारी प्रोसेसिंग जो है यहाँ पे तो बंद हो जाएगी, है ना। 1.txt का आउटपुट कहाँ से आएगा, तो इसलिए जॉब ट्रैकर जो है ना वो 1.txt जो इसका नियरेस्ट वाला था 1 वाला, पहले इसको असाइन करा था, तो वो सेकंड नियरेस्ट पे जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास मेटा डेटा में तो हमारे पास डिटेल्स हैं कि रेप्लिकास है हमारे पास, है ना, तो पहले उसने 1 को असाइन कर रखा था कि तुम प्रोसेसिंग करोगे टास्क ट्रैकर को, ठीक है। लेकिन 1 तो डाउन हो गया तो वो 2 के पास जाएगा जॉब ट्रैकर और बोलेगा कि सेकंड इसमें भी तो 1.txt की रेप्लिका है कि चलो अब तुम प्रोसेसिंग करो और तुम मुझे रिपोर्ट बैक करना, ठीक है। इसलिए रेप्लिकास होना इंपॉर्टेंट है, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि एक भी अगर सिस्टम क्रैश होता है
तो हमारे पास रेप्लिकाज हैं, तभी हम पूरी प्रोसेसिंग कर पाएंगे, वरना हमारा क्लाइंट जो है वो बोलेगा कि हडूप आर्किटेक्चर तो ढंग से डेटा भी नहीं स्टोर कर पा रहा। ठीक है, तो इसलिए रेप्लिकाज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जॉब ट्रैकर कैसे ट्रैक करते हैं, इनकी हार्ट बीट्स ले लेके। ठीक है, अब जो जॉब ट्रैकर है, बीच में जब हमारा ये टास्क ट्रैकर नोड है ये गड़बड़ हो गया है ना, तो इससे हमें क्या करना पड़ा, बेसिकली जॉब ट्रैकर है वो बेचारा रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोसेसिंग के लिए, है ना। उसके बाद हमने इसको बोल दिया कि अब ये टास्क ट्रैकर तुम चेंज भी करके, तो जॉब ट्रैकर को फिर इमीडिएटली टास्क ट्रैकर चेंज भी करना पड़ेगा, तो इसको रिसोर्स मैनेजमेंट भी करनी पड़ गई बेसिकली, है ना। कि बीच में इसको हमने बोल दिया कि ये टास्क ट्रैकर तो खराब हो गया, जल्दी से दूसरा टास्क ट्रैकर असाइन करो, तभी आउटपुट ढंग से हम टाइम पे दे पाएंगे, है ना। तो बीच बीच में इंटरप्शन आई, है ना, प्री प्रोसेसिंग भी कर रहा है वो, रिसोर्स मैनेजमेंट भी कर रहा है। तो इस वजह से जो हडूप का वर्जन 1.0 था ना, तो उसमें ना थोड़ी वर्किंग स्लो हो जाती थी। तो तभी हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हमने एक नया पूरा टूल जो है इंट्रोड्यूस किया, जिसको बोलते हैं यार्न, जिसको हम बोलते हैं येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। वो बेसिकली रिसोर्सेज का नेगोशिएट करते हैं कि कौन सा टास्क ट्रैकर हमें देना है। इनफैक्ट वो पूरे पूरे कंटेनर्स डिफाइन कर देता है जहाँ पे पूरी प्रोसेसिंग होने वाली है। तो बेसिकली इन सबको अच्छे से मैनेज कर देता है कि रिसोर्सेज अच्छे से हम डिफाइन कर सके, मैनेज कर सके, तो उसी में हमारा यार्न जो है वो काम आता है। ठीक है, तो मैप रिडक्शन तो होती ही होती है, और यार्न से हम क्या करते हैं, पूरा हडूप आर्किटेक्चर का जो है रिसोर्स मैनेजमेंट करती है। पहले जो था जॉब ट्रैकर ही सारा रिस्पॉन्सिबल था, वो बेचारा प्रोसेसिंग भी करता था, प्रोसेसिंग के बीच में जब इंटरप्शन आ जाती थी तो रिसोर्स मैनेजमेंट की भी जॉब उसके पास थी। अब यार्न जो है वो पूरी रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। इनफैक्ट स्टोरेज में भी जब डेटा नोड कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब भी रिसोर्स मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसके पास होगी, यार्न के पास होगी। ठीक है, ताकि स्टोरेज जो है वो एफिशिएंटली हो पाए थ्रू नेम नोड। रिसोर्स मैनेज तो यार्न कर ही लेगा, और इस हिसाब से जॉब ट्रैकर भी है जो प्रोसेसिंग वाले काम पे फोकस कर सके, क्योंकि यार्न तो रिसोर्स मैनेजमेंट कर ही लेगा। ठीक है, तो यार्न के बारे में ये सब कुछ था। अब एक यहाँ पे मुझे टर्म दिख रही है सेकेंडरी नेम नोड। आई थिंक हम इसको नेम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सेकेंडरी नेम नोड क्या होती है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेम नोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके पास सारा मेटा डेटा होता है ना। जैसे हमने डिस्कस किया ही था यहाँ पे, एक बार नीचे जाके देख भी लेते हैं, शायद थोड़ा रब हो गया बट स्टिल है हमारे पास, ये पूरा मेटा डेटा है। अगर ये मेटा डेटा ही पूरा उड़ जाएगा, यानी कि नेम नोड खराब हो गया, ठीक है, नेम नोड गॉट डिस्ट्रप्टेड, जो कि हमारा एक्चुअली में हाई रिलायबल कंप्यूटर्स या हार्डवेयर होते हैं, लेकिन नेम नोड फिर भी कुछ गड़बड़ होगी कि नेम नोड उड़ गया हमारा। अगर नेम नोड उड़ जाएगा तो अगर क्लाइंट आएगा वो बोलेगा कि जी मेरे text.txt पे प्रोसेसिंग कर दो, या फिर मेरा डेटा मुझे चाहिए, या फिर मैं डेटा स्टोर करने आया हूँ। ठीक है, तो नेम नोड ही नहीं अवेलेबल, जिसके पास पूरा मेटा डेटा रहता है कि जो पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रहता है। मतलब हमारे डेटा नोड्स तो काम कर रहे हैं, डेटा है हमारे पास उसका text.txt, लेकिन हमारे पास डेटा अबाउट डेटा नहीं है, यानी कि हमारे पास मेटा डेटा का ही इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई, क्योंकि हमारा नेम नोड जो है वो खराब हो गया, खत्म हो गया। तो इस हिसाब से जो हमारा हडूप आर्किटेक्चर है ना, वो पूरा बेकार हो जाएगा, विच इज बेसिकली लाइक यूजलेस, कि कुछ नहीं भाई, डेटा स्टोर पड़ा है लेकिन कुछ यूज ही नहीं है, ना मैं एक्सेस कर पा रही हूँ, ना मैं उसको प्रोसेसिंग कर पा रही हूँ, ना फिर मैं ढंग से नई स्टोरेज करने आ रही हूँ, तो भी मेरी कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करने वाला है ही नहीं जो मेरा मेटा डेटा तैयार कर दे। तो नेम नोड जो है वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है अपने इसका हडूप आर्किटेक्चर का। तो अगर नेम नोड खराब हो जाता है ना, तो इसलिए हम एक सेकेंडरी नेम नोड जो है वो बना के रखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी नेम नोड बेसिकली क्या होता है, जो कि एंड पॉइंट्स जो है वो डिफाइन करके रखते हैं। बेसिकली एंड पॉइंट्स क्या हो गए, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन जो मेन इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं हमारा पूरा हडूप आर्किटेक्चर यूजलेस ना हो जाए, उसके लिए हमारे जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये text.txt जो है वो स्टोर कर लेगा कि चलो नेम स्टोर करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद साइज स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इनका एक एक तो मुझे पता होना चाहिए, चाहे मैं रेप्लीकेशन वाला ना जानता हूँ, लेकिन मुझे एक एक तो पता होना चाहिए डेटा नोड की कहाँ कहाँ स्टोरेज है, एक एक टास्क ट्रैकर तो मैं असाइन कर पाऊँ कि अगर मेरे को प्रोसेसिंग करनी हो। ठीक है, तो ये सारी जो वाइटल इंफॉर्मेशन होती है, जो ये छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं, ये हमारा सेकेंडरी नोड नेम नोड जो है वो स्टोर करके रखता है, ताकि अगर नेम नोड जो है वो मेरा यूजलेस हो जाए, तो मेरा हडूप आर्किटेक्चर पूरा खराब ना हो जाए, मेरे पास कुछ एंड पॉइंट वाली इंफॉर्मेशन हो, जिससे मैं हडूप आर्किटेक्चर को फिर भी काम में ला सकूं और अपना नेम नोड बाद में रिट्रीव कर सकूं। तो ये सेकेंडरी नेम नोड जो है वो उसके लिए होता है। तो ये था हमारा पूरा मैप रिडक्शन इन हडूप। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने यार्न के बारे में बात किया, हमने टास्क ट्रैकर्स के बारे में बात किया,
ठीक है। और कैसे जॉब ट्रैकर जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन असाइन करता है, कैसे स्लेव नोड जो है वो हार्ट बीट सेंड करते रहते हैं, और किस हिसाब से अगर एक भी स्लेव नोड गड़बड़ हो जाता है तो कैसे दूसरे को टास्क असाइन हो जाता है। हमने मैपिंग्स के बारे में बात किया कि मैपिंग क्या होता है। मैपिंग तो आई गेस बहुत ही इजी चीज है, आई गेस आपको समझ आई गई होगी। और रिडक्शन जब हम सारी आउटपुट को कंबाइन करते हैं तो वो रिड्यूसिंग होता है, तो यही हमारा पूरा मैप रिडक्शन होता है। ये था हमारा पूरा हडूप का आर्किटेक्चर। HDFS हम डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा मैप रिडक्शन था। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।